हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूलिथिक एज के बारे में। और जैसे न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुई थी, हम जानते हैं कि उसके साथ आगमन हुआ था, बिगनिंग हुई थी फूड प्रोडक्शन की। ये न्यूलिथिक एज, जैसा कि आप बेसिक्स एनसीईआरटीज पूनम दलाल दहिया वगैरह की बुक से आप जानते ही हो कि न्यूलिथिक एज सिंबॉलिज्म है, वो एक प्रकार से आगमन को, बिगनिंग को सिंबलाइज करता है मेनली दो चीज़ों का। एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पर जो एनिमल और प्लांट डोमेस्टिकेशन था, दोनों चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं साथ में। डोमेस्टिकेशन, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन के बारे में भी और प्लांट डोमेस्टिकेशन के बारे में भी। तो एनिमल और जो प्लांट डोमेस्टिकेशन था ये शुरू हुआ। और तीसरी चीज़ जो हम बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं इंसानों ने इस फेज़ के अंदर स्टार्ट करी अपनी पॉलिश्ड पॉटरी। ठीक है, तो इसको जानते हैं। जो इंसानों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा, सबसे पहले तो एनिमल्स का, जानवरों का पशुपालन, और उसके साथ पेड़ पौधों का पालन। हम उसको पशुपालन नहीं बोलेंगे क्योंकि पशु तो एनिमल्स होते हैं। पेड़ पौधों का पालन, डोमेस्टिकेशन करना जो उसका स्टार्ट करा। यहाँ पर राइटर हमें ऐसा बोल रहे हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर ईयर में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टार्ट नहीं हुआ। ये काफ़ी लंबा चलने वाला एक सिलसिला था इंसानों का, जहाँ पर बड़ी सारी जनरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व थी और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये वाली प्रक्रिया चलती चली गई। और किस तरीके से डोमेस्टिकेशन होना चाहिए, सवाल ये भी उठता है ना कि डोमेस्टिकेशन एक तो किस तरीके का होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स का होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स का होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके के, तो देखो ये चीज़ है कि जैसे जैसे आप ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हो ना, तो आपको पता लगता रहता है कि डोमेस्टिकेशन और ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे हो सकती है। जैसे इंसानों ने, अगर हम एक बार के लिए इमेजिन करते हैं कि इंसानों ने एक बार के लिए अगर कुछ सिलेक्टिव प्लांट्स को, कुछ सिलेक्टिव क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा था, तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर लैंड पर बिल्कुल एक नॉर्मल और कैजुअल तरीके से पहले उसको स्प्रेड कर देते हो। बाद में लेकिन हो सकता है कि उन्होंने इसी लैंड के अंदर एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर का निर्माण कराओ, जहाँ पर इंसानों ने ये डिसाइड कराओ कि हम अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स हैं एक ही सेम लैंड पर उसको ग्रो करेंगे, उसको हम ग्रो करेंगे। तो ये जो पहले के फेज में तितर बितर होकर एकदम ही अनऑर्गेनाइज तरीके से डोमेस्टिकेशन तो करी, लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से, ये हो सकता है कि उनका फेज ए हो। आगे आगे चलकर जैसे उनको समझ मिली हो, उनकी समझदारी बढ़ी हो, उन्होंने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा हो और उन्होंने ये देखा कि यार इस ज़मीन के ऊपर हम एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर अगर बना दें तो एग्रीकल्चर और ज़्यादा बेटर हो सकता है। हम जो प्लांट्स हैं, जो भी हम उगा रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड लैंड है, क्योंकि आगे चलकर जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप इसमें पढ़ोगी भी आज के लेक्चर में मेरे साथ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंसानों के पास सेटलमेंट्स जो होंगी वो बहुत सारे इंसान बनाएंगे, तो इंसानों के पास ज़मीन जो है वो थोड़ी सी श्रिंक होने लगेगी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो अनऑर्गेनाइज तरीके से होते हुए उनका ये जो डोमेस्टिकेशन का ये जो पूरा का पूरा फेज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि इंसान जो है वो किस तरीके से डोमेस्टिकेशन करेंगे। अगर हम बात करें कि किस किस का करेंगे, कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स का, तो अगर हम यहाँ पर एनिमल्स का एग्जांपल पकड़ें तो इंसानों को आगे चलकर ये ज़रूर समझ में आया होगा, हमारे पूर्वजों को,
कि हर एक एनिमल जो है वो डोमेस्टिकेट करने के लायक नहीं है, हर जानवर का पशुपालन पॉसिबल नहीं है। और इंसान यहाँ पर हमेशा पशुपालन उन्हीं एनिमल्स का और प्लांट्स का करता आया है जिससे उनको प्रॉफिट मिल सके। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर एक तरीके से पर्सनल गेन्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम बार्टर सिस्टम या किसी अन्य प्रकार के प्रॉफिट की पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है इन सब का, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर पर्सनल गेन्स या प्रॉफिट मतलब जैसे इंसानों ने ये सोचा होगा कि हम लोग हंटिंग गैदरिंग से हटकर अब खेती बाड़ी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खेती बाड़ी में ऐसा होता है कि हम जिस भी क्रॉप को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, किसी भी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं, सदाबहार 365 डेज 24/7 हमें हर चीज़ प्राप्त होकर नहीं मिल सकती है। कुदरत टाइम लेती है चीज़ें ग्रो करने में। तो उन्होंने फिर ये सोचा होगा कि अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम पशुपालन भी करें, एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन करें, लेकिन उन एनिमल्स का करें जिससे हमें प्रॉफिट मिल सके। उन प्लांट्स का करें जो कि इंसानों को आगे चलकर समझ में आया होगा जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, जो हमें खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और एनिमल्स यानी कि वो हमें कुछ ना कुछ अपने जो बॉडीली प्रोडक्ट्स हैं वो हमें दे सकें और जिनको हम टेम कर सकें, जिनको हम एक प्रकार से कंट्रोल कर सकें। अब शेर को टेम करा नहीं जा सकता है, शेर को पालने से कुछ मिलेगा भी नहीं आपको, ना तो उसकी बॉडी का फर किसी काम का है, ना तो शीप की तरह आपको उससे वूल मिलेगी, ना गाय भैंसों की तरह आपको उससे दूध मिलेगा, प्लस आपको डर और लगता रहेगा। तो इंसानों को समझ में आ गया था कि कौन कौन से एनिमल्स, इसके साथ साथ आगे चलकर कौन कौन से प्लांट्स डोमेस्टिकेट करने के लायक हैं। क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे भी होंगे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वहाँ पर कैक्टस पाया जाता होगा, तो कैक्टस का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब डोमेस्टिकेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सुरक्षा के तौर पर आप इसको अपने केव के बाहर वगैरह लगा सकते हो, ये दूसरे एनिमल्स को जैसे कांटे चुभाएगा तो वो गुफा में आने से रुक जाएंगे। लेकिन कैक्टस के अंदर अगर आप उसको काट कर कुछ निकालना चाहोगे तो एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। तो इंसानों ने हो सकता है उसे चखा हो, उनको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई हो, या फिर उनके बच्चों की, औरतों की डेथ हो गई हो, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे वीट है, राइस हैं, पल्सेस हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, इनके क्रॉप्स अच्छे हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को और ज़्यादा बड़े स्केल पर और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उगाएं। अब ये चीज़ हम कैसे बोल पा रहे हैं, इसके लिए जैसा कि आप यहाँ पर आगे चलकर मुझसे पढ़ोगे, हमारे पास कुछ ना स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव तरीके से एक अनुमान है कि ऐसे ही करके आज की जो दुनिया है हमारी, जो खेती बाड़ी का पूरा सिस्टम है, जानवरों का, पेड़ पौधों का जो ये पूरा पशुपालन है, और ये हम जो उगाते हैं, जो भी चीज़ें, जिन भी एनिमल्स की हम ब्रीडिंग करवाते हैं, वो इसी साइकोलॉजी के बेसिस पर तो करवाते हैं। तो इंसान की साइकोलॉजी पहले भी ऐसे ही काम करती होगी, और एक्सपेरिमेंट्स करते करते जब इंसानों को पता लगा होगा कि हाँ ये वाली चीज़ें ठीक हैं, ये वाले जानवर ठीक हैं, ये वाले पेड़ पौधे ठीक हैं, इसी के क्रॉप्स को हमें उगाना है, इन्हीं जानवरों की हमें फर्दर ब्रीडिंग करवानी है, इन्हीं की क्वांटिटी को हमें और ज़्यादा आउटपुट हमें मिल सके तो हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यही जो परंपरा है, यही जो ज्ञान है, ये आगे चलकर जनरेशन बाय जनरेशन फैलता चला गया, जो कि आज हमें हमारे खुद के जीवन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे ओवर मैनी जनरेशन्स, और इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर शामिल थे सभी प्रकार के लोग, फिर चाहे आप मर्दों की बात करो, औरतों की बात करो, या बच्चों की बात करो। ठीक है, अब राइटर यहाँ पर एक बट ऑब्वियस सी बात कह रहे हैं कि हम उन लोगों का कभी नाम तो नहीं जान सकते हैं जिन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करा। ठीक है, और ये सारी क्रिटिकल चॉइसेस जो हैं वो अपने लिए चुनी। कौन सी क्रिटिकल चॉइसेस, कि हमें क्या उगाना है, कौन से एनिमल्स को टेम करना है, कौन से जानवरों का पशुपालन करना है, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो थी उसमें उन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस करे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग फूड,
कि खाने की प्राप्ति कैसे होगी। स्ट्रैटेजीज चेंज करने वाली बात यह है कि पहले इंसान जो थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे, और आगे चलकर उन्हीं इंसानों की फूड, ये भी तो फूड ऑब्टेनिंग की एक प्रोसेस है, हंटिंग गैदरिंग, ये भी तो एक स्किल है, लेकिन आगे चलकर इसी स्किल को रिफाइन करते हुए वो बन गए एग्रीकल्चरिस्ट प्लस एनिमल्स एंड प्लांट्स के डोमेस्टिकेटर्स, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो एनिमल्स के हर्डर्स बन गए। ठीक है, चरवाने लेकर जाते होंगे, प्रॉपर तरीके से रखवाली उनकी करते होंगे। और एक और वर्ड हम बोल सकते हैं एनिमल रेयरर्स या प्लांट रेयरर्स। तो ये जो भी प्रोसेसेस इंसानों ने चुने हो, इसको तो उस ज़माने के इंसान ही ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राइटर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन काइंड। वरना अगर ये सिलसिला स्टार्ट नहीं होता एग्रीकल्चर का, तो हंटिंग गैदरिंग का जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, जो पूरा प्रोसेस है, इसके बेसिस पर इंसान पता नहीं कितना और किस हद तक सरवाइव कर सकते थे। चल भी पाते वो इंसान आगे जनरेशन बाय जनरेशन के नहीं, और जनरेशन बाय जनरेशन जो इंसानों की जो आबादी है वो कंटिन्यू भी रह पाती कि नहीं रह पाती। आज जो हम लोग पेलियोलिथिक एज से होते हुए ह्यूमन जनरेशन आज जो हमारे तक पहुंची है, शायद से वो नहीं पहुंच पाती। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेट स्टेज इन द स्टोरी ऑफ एनिमल एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन। आगे चलकर इंसानों ने जानवरों का, पेड़ पौधों का पशुपालन कैसे करा। ठीक है, पशु को पालन और पेड़ पौधों का पालन कैसे करा इंसानों ने। और ये एक ऐसा प्रोसेस था जो कि चलता चला जा रहा था लंबे समय तक, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब अगर हम माइन्यूट डिटेल्स की बात करें इन सारे प्रोसेसेस की, तो वो तो हमारे पास देखो अवेलेबल नहीं है, वो हमें एल्यूड कर जाती है, यानी कि हमसे छुपी हुई है। लेकिन फिर भी हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि कैसे इंसानों के लाइफ में एक ट्रांजिशन का फेज़ आया होगा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू डोमेस्टिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर हमें दुनिया के अलग अलग कोनों को समझना है जहाँ पर इंसानों ने खेती बाड़ी करना स्टार्ट करी, जिसको हम कहते हैं सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये मैप बड़ा यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ब्रॉडली जान जाओ इसको तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें पता रहेंगी। जैसे ये आपको यूरोप में एक साइट दिख रही है, रशिया में, इंडिया में आप जानती हो कि मेहरगढ़ है, कोहलदीवा है और लहुरा देव का जो गांव है जो यूपी में है। तो एशिया में आप कह सकते हो साउथ एशिया में। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा इसका साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलता है। हाँ, एक बात और, जो अर्लीस्ट सेंटर है एग्रीकल्चर के वो यहाँ पर पर्पल कलर से मार्क्ड है। तो पर्पल कलर से जो मार्क्ड पोर्शन है वो है यहाँ पर सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट, साउथ एशिया में आपका इंडिया आ गया, और साउथ ईस्ट एशिया में ये कुछ जगह आ गई। सबसे पहले खेती बाड़ी जो होना स्टार्ट हुई वो आपको देखने को मिलती है इस जगह पर, जिसमें इंडिया शामिल है, साउथ एशिया शामिल है, साउथ ईस्ट एशिया शामिल है और सेंट्रल एशिया शामिल है। ये चीज़ याद रखना, ये फैक्चुअल है। ठीक है, उसके बाद वहीं पर अगर हम बात करें लेट सेंटर्स की, ठीक है, वैसे यहाँ पर इसका कोई कलर नहीं है तो आप इसको भी इसी के अंदर शामिल कर सकते हो कि थोड़ा सा रशिया का पार्ट भी वहाँ पर एक जगह जो है वो शामिल है। लेकिन वहीं पर अगर लेटर सेंटर्स की बात करें कि आगे चलकर खेती बाड़ी जो इंसानों ने करी, प्लांट्स एनिमल का डोमेस्टिकेशन करा, वो दुनिया के और किन किन कोनों में करा, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के
सर्दर्न इलाके में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न इलाके में, जहाँ पर ये पेरू, वेनेजुएला और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज आती हैं इस जोन में, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न से सेंट्रल हिस्से में। ये पूरा दुनिया का एक मैप है जहाँ पर आपको वन ऑफ द अर्ली सेंटर्स एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर। तो इंसानों ने ये जो डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करी प्लांट्स और एनिमल्स की, ये एक प्रकार से बिल्कुल एक नई तरीके की, एक स्पेशल काइंड की ह्यूमन इंटरफेरेंस को शो करता है कि इंसान ने कुदरत के साथ, हम खिलवाड़ तो नहीं कहेंगे, खिलवाड़ तो इंसान अब करने लगा है, लेकिन इंसानों ने कुदरत के साथ एक नए प्रकार का रिश्ता जो है वो बनाया। और इसी रिश्ते को हम कहते हैं कि दिस स्टार्टेड अ न्यू स्टेज इन द रिलेशनशिप। किनके बीच में? लोगों के बीच में, प्लांट्स के बीच में, और इसके साथ साथ एनिमल्स के बीच में एक नए प्रकार का जो संबंध है वो होना शुरू हुआ। अभी तक इंसानों का नेचर क्या था? जो भी प्लांट को देखो कलेक्ट करो, गैदर करो, खा जाओ। जो भी एनिमल को देखो मारो उसे, उसके लिए षड्यंत्र बिछाओ, गड्ढे में फंसाओ, या अपना बाण वगैरह मारो उसके ऊपर, या उसके सर पे पत्थर मार दो, कुछ भी करके। छोटे बड़े साइज के एनिमल, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप अभी तक जान ही चुके हो यहाँ तक आते आते। मारो उसको, कैप्चर करो, खा जाओ। लेकिन अब इंसानों को समझ में आया कि अगर हम हर चीज़ को कलेक्ट करते करते, गैदर करते करते और मारते मारते खाते रहेंगे, फिर चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो इंसानों को फील हुई प्लांट्स और एनिमल्स की शॉर्टेज, जिससे सफ़र करने लगे वो इन टर्म्स ऑफ फूड। तो इन्होंने सोचा कि हमें इनके साथ बनाना पड़ेगा एक रिश्ता, ठीक है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कि इंसानों ने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करा, कि हम इनको, अगर प्लांट्स की बात करें तो सिस्टमैटिक वे के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे, और एनिमल्स को और प्लांट्स को साथ में मिलकर सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको नर्चर करेंगे, ताकि ज़रूरत के वक्त पर, कौन सी ज़रूरत? जब फूड की जब शॉर्टेज होगी, तो ऐसी ज़रूरत के टाइम पर हमारे पास खाने के लिए एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के टर्म्स में बैकअप ऑप्शन ये रहेगा कि हर टाइम पर अगर आपको उनका बॉडीली प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, जैसे मुर्गी से अंडा नहीं मिल पा रहा है, भेड़ से वूल नहीं मिल पा रही है, गाय भैंसों से दूध नहीं मिल पा रहा है, तब इंसानों ने डिसाइड करते होंगे कि अब हम इनको मार के खाना है। लेकिन बाकी टाइम पर सिर्फ बात खाने पीने की नहीं है कि गाय भैंसों से चलो दूध मिल जाएगा, मुर्गी से अंडा मिल जाएगा, लेकिन शीप से एटलीस्ट ऊन मिल जाएगी, तो उससे हम कपड़े बनाकर सर्दियों के टाइम पर पहन भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो कि सर्दी का पूरा मौसम तो था ही, क्योंकि जब हम स्टोन एजेस की बात करते हैं, ठीक है, स्पेशली पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं, तो पेलियोलिथिक एज में इट वॉज अ टाइम ऑफ प्लीस्टोसीन एरा। आगे चलकर मीसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज में आपको देखने को मिलता है होलोसीन एरा। तो वार्म एज आने का मतलब ये नहीं होता कि जैसी वार्म एज आई एकदम से गर्मी शुरू हो गई, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ थी नहीं। कुदरत जब गर्मी को लेकर आती है तो वो ठंडा मौसम को भी बरकरार रखती है। वो तो इंसानों की हरकतों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का एक एडिशनल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें वार्म एज के साथ, इसलिए पृथ्वी इतनी गर्म हो चली है। वरना जो पृथ्वी की जो डेफिनेशन है, जो कुदरत की जो डेफिनेशन है गर्मी की, वो इतनी गर्म नहीं होती है। ठंडी हवाएं चलती हैं, आसमान एकदम साफ दिखता है, सर्दियों में प्रॉपर तरीके से सर्दी होती है, गर्मियों में लेकिन इतनी गर्मी नहीं होती है। तो इंसानों को सिर्फ एनिमल्स के बॉडी प्रोडक्ट्स खाने के लिए यूज़ नहीं करने थे, उनके बॉडी प्रोडक्ट्स या
उनकी स्किन जो है वो इंसानों के ओढ़ने के और तन ढकने के भी काम है। ये इंसानों को समझ में आ गया कि जानवरों को बेफिजूल में मारना और टेम्पररी बस रात को हम बॉनफायर करके झिंगा लाला हू करके इनका खाना इनका फ्लैश खा ले, इनका इनसे मीट और जो इनकी बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम पकाकर खा ले, इससे काम नहीं चलेगा। तो यहां पर इंसानों ने करा क्या, प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाला, सिलेक्टिव तरीके से ब्रीडिंग करी। सिलेक्टिव मतलब हर किसी की नहीं करी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिलेक्टिव तरीके से ब्रीडिंग करी, उनकी रेयरिंग करी अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, ठीक है, अंडर ह्यूमन कंट्रोल, कि इंसानों की वो वश में रहे, वो चीजें मतलब वो कंट्रोल कर सके। अब शेर को कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे, क्रोकोडाइल को कैसे रेयर कर पाओगे, कोई फायदा नहीं है। वो रात को पता चला आपके बच्चे सो रहे, उन्हीं को मार के खा गया क्रोकोडाइल। तो ह्यूमन कंट्रोल के अंदर मतलब इंसानों के वश में मतलब वो रह सके, ताकि इंसानों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे कोई ना कोई प्रॉफिट हो। और उसी प्रॉफिट की बात मैंने आपको ऊपर समझाई थी, ठीक है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इंसानों का जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस था प्लांट कलेक्शन और प्लांट डोमेस्टिकेशन को लेकर, एज वेल एज एनिमल रेयरिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन को लेकर, इसमें फर्क क्या है। यानी कि जब इंसान गैदरर्स थे और फिर वो प्लांट्स के डोमेस्टिकेटर्स बन गए, तो ये सिलसिला कैसे अलग है। जानवरों को रखना, प्रॉपर तरीके से आप रखवाली कर रहे हो, रख लिया आपने, लेकिन डोमेस्टिकेट करना, इसमें पूरा साइंटिफिक प्रोसेस क्या छुपा हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।